नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गिरीश कुमार साहू और पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से हम आप सभी के सामने पाथ आईएएस एकेडमी जो हर वर्ष विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करती है, उस टेस्ट सीरीज के सभी पेपर्स के सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण, सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। और ये जो वीडियो आज आप देखने वाले हैं, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे हैं और सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, हमारा प्रदर्शन किस प्रकार से होना चाहिए और कैसे बेहतर आंसर राइटिंग की जा सकती है, ये हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के आधार पर जो है आज देखेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं खान साहब, उनकी एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि इतनी शिद्दत से उतारेंगे तुम्हें कागजों पर, इतनी शिद्दत से उतारेंगे तुम्हें कागजों पर कि पढ़ने वाले भी तुम्हें देखने की तलब करेंगे। जी हाँ, ये किसी और वे में न जाए। अगर आप एक सीजीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मेरे ख्याल से इन मेरी दो पंक्तियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अपनी आंसर राइटिंग को हम कैसे सुधारें, कहाँ हमसे गलतियां हो जाती है और कि उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की जो चांस है वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो हमें इस कदर अपने काबिलियत को बढ़ाना है, इस कदर जा करके हमको अपना उत्तर लिखना है कि जो चेक करने वाला है वो भी सोचे कि भाई वाह क्या लिखा है। ठीक है, क्या यही हमारा डिप्टी कलेक्टर है या फिर डीएसपी है। जी हाँ, ठीक है, तो ये इस बातों को ध्यान में रखिएगा और इसी उत्साह के साथ इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि हम टेस्ट नंबर 4 जो कि 6 मार्च को ये हुआ था, उसमें उस टेस्ट नंबर 4 में हमने दो विषयों को लेकर के एक पेपर बनाया था जिसकी परीक्षा ली गई थी और उसमें भारत का आधुनिक इतिहास पहले पार्ट में था और दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास लिया गया था। तो इस सेशन में आज हम जो है छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है इसका स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी अवसर है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप ये जो मेंस की टेस्ट सीरीज 2023 है पाथ आईएएस एकेडमी में, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपके सामने हैं उसके आधार पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और इसमें डिटेल आपको मिल जाएंगे। ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है और टोटल आपका जो है 3 राउंड्स में, जो कि अभी राउंड 1 हमारा चल रहा है, फिर इसके बाद राउंड 2 है जो कि पेपर वाइज है और फुल लेंथ पेपर में आपका जो है राउंड 3 में हमारे जो है एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप मेंस 2023 में अपीयर हो रहे हैं या निकट भविष्य में आपको लगता है कि आप बिल्कुल सीजीपीएससी के इस लेवल को क्रॉस करके प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, तो जरूर आपको ये टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ष जो है आप सभी विद्यार्थियों के जो आपकी तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए पाथ आईएएस एकेडमी जो है ये मेंस की टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करती है और इस टेस्ट सीरीज की एक खास पहचान है पूरे छत्तीसगढ़ में। ओके, यदि आप राउंड वाइज लेना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शन अवेलेबल है, केवल राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए बस ले सकते हैं, या फिर ओवरऑल आप पूरा एग्जाम जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि आज का ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम डिस्कशन जो करने वाले हैं ये आपका 6 मार्च का पेपर, जिसमें 2 भाग हैं, भारत का इतिहास है और आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो आज के इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास कवर करने वाले हैं, जिसमें हम उसके आधुनिक इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आए थे उस पर चर्चा करेंगे। ओके, प्रश्न के आधार पर एक एक प्रश्न को हम पकड़ेंगे और उसका जो उत्तर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने इस टेस्ट सीरीज में अपना परफॉर्मेंस दिया, उनके पेपर को हम देखेंगे और उन्होंने क्या लिखा है, क्यों उनके मार्क्स कट गए, इस पर बात करते हुए हम जो एक स्टैंडर्ड या कहना चाहिए कि मॉडल उत्तर इसका जो हो सकता है, एक इसके कंटेंट को लेकर के उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन ये जाने वाला है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जो विद्यार्थी इस वीडियो को अभी आपने स्टार्ट किया है, जरूर इसको पूरा देखिएगा, पूरी एक सिटिंग में इसको देखिएगा। हो सके तो पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए और डिस्कशन जो भी चल रहा है, जो भी आपको लगता है कि मेंस की आंसर राइटिंग में आप किस तरीके से लिखते हैं और इसके आधार पर कैसे लिखा जाना चाहिए, जो इस वीडियोस के माध्यम से आपको पता चलने वाला है, ठीक है, वो आप बिल्कुल नोट करिएगा और उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए देखिएगा कि
प्रश्न कौन कौन से आए हैं जरा हम देख लें। ये वीडियो मैं फिर से बता दूं कि ये हिंदी माध्यम के लिए है, अंग्रेजी माध्यम के लिए हम अलग से इसका जो वीडियो है वो YouTube चैनल पर ला चुके हैं, तो सेपरेटली आपको सेम पेपर हिंदी और इंग्लिश अलग अलग आपको मिलेगा। ओके, चलिए देखिएगा पहला प्रश्न यदि हम देखें, ये आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है कुल मिलाकर के कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, जिसमें से पहला प्रश्न आ रहा है, मराठा कालीन सृजित पद पटेल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये हमारा एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त डिटेक्टरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो विवरण वाला प्रश्न आया है, टिप्पणी वाला एक प्रश्न आया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्परर की उपाधि किसे और क्यों दी गई थी। फिर है, देश के प्रथम छात्र हड़ताल पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ओके, और फिर है नंबर 5, 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में कमल सिंह के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि 2 मार्क्स वाले हैं, यानी कि 30 शब्दों में जो है इसके उत्तर हमें देने हैं। ओके, फिर चलते हैं हम अगले खंड में। दूसरा जो खंड है इस प्रश्न का, इस पत्र का, वो आपका 4 मार्क्स का है, यानी कि 60 शब्दों की यहां पर सीमा रखी गई है। ओके, जिसमें फिर से 5 प्रश्न यहां पर हैं, यानी कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो 5 नंबर के हो गए, यानी कि टोटल 10 अंकों का 2 मार्क्स का प्रश्न आया था। और उसके बाद फिर आपके जो 4 मार्क्स के प्रश्न हैं, ये भी हमने 5 जो है प्रश्न पूछे हैं, जिसमें से 20 अंकों का कुल ये भी हो जाता है। ओके, तो देखें पहला प्रश्न हमने क्या पूछा था, सरगुजा रियासत में हुए पहाड़ी कोरवा विद्रोह पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। विद्रोह को लेकर के सीजीपीएससी जो है हर साल इस पैटर्न में क्वेश्चन करते आ रहा है, तो उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ये पूरा आपका जो है पैटर्न मैच करते हुए बनाया गया है यह पेपर। उसके बाद फिर देखिए, राज्य में ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नंबर 8, शक्ति रियासत में हुए किसान आंदोलन पर चर्चा करें। नंबर 9, बिंबाजी भोसले के शासनकाल में हुए प्रशासनिक सुधार को रेखांकित कीजिए। नंबर 10, छत्तीसगढ़ में गठित स्वतंत्र दल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये 5 प्रश्न हमारे पास हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें 4 अंकों के आधार पर देना है। तो किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। अगला आपका आ रहा है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 100 शब्द सीमा यहां पर रहेगी। ओके, और कितने प्रश्न हैं, तो फिर से 5 प्रश्न हमको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ये आपके कुल 40 अंकों के प्रश्न यहां पर 8 मार्क्स वाले में पूछे गए थे। ओके, देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर है, पूर्ववर्ती रायगढ़ रियासत पर विस्तार से प्रकाश डालें। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में हुए घटनाओं पर चर्चा कीजिए। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न हमेशा आते रहे हैं सीजीपीएससी में। फिर आपका सोना खान में हुए राम राय के विद्रोह पर विस्तृत चर्चा करें। ठीक है, आपने सोना खान विद्रोह में वीर नारायण सिंह का प्रश्न तो बिल्कुल देखा होगा, यहां पर हम राम राय के विद्रोह की बात कर रहे हैं। और फिर नंबर 15 प्रश्न जो आपका आया है वो है, रायपुर षड्यंत्र केस क्या है ना, और इसके बारे में बताइए। जी हाँ, रायपुर षड्यंत्र केस जो कि अगेन 1942 के से संबंधित घटना पर जो है प्रकाश डालता है। ओके, तो यदि आप देखें तो अब तक हमारे जो है ये आपके 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका जो है 4 2 6 और 7 यानी कि 70 नंबर के यहां पर हो चुके हैं। और आगे यदि हम जाएंगे तो हमको 15 मार्क्स के 2 प्रश्न हमको मिलते हैं, ये देखिएगा। ओके, 15 नंबरों के 15 अंक के 175 शब्द सीमा के आधार पर हमने 2 प्रश्न यहां पे रखा था, क्योंकि हमने पूरे पेपर को 2 भाग में बांटा था, एक भारत का आधुनिक इतिहास और एक छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो 100 नंबर का प्रश्न यहां पर आया हुआ है। ओके, तो ये जो टेस्ट सीरीज है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज भी हो रहा है। ओके, तो इस हिसाब से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इस टेस्ट सीरीज को जो है अवेल करना चाहिए। ओके, देखिएगा 15 नंबरों में वैसे तो यदि हम मुख्य एग्जाम देते हैं तो 15 अंक के जो प्रश्न आते हैं उसमें ऑप्शन आपके पास रहता है, अथवा वाला प्रश्न आता है, या तो ये या तो ये, लेकिन यहां पर हमने इसको कंपलसरी किया हुआ है। हमने 2 प्रश्न दिए हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर यहां पर अनिवार्य हैं। ओके, तो मराठा शासक बिंबाजी भोसले के जमींदारों के साथ संबंध का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए, ये हमारे पास प्रश्न है। और अगला प्रश्न आ रहा है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
ओके, तो ये आपका जो है सबसे दो प्रमुख प्रश्न यहाँ पर बंगाल विभाजन और एक मराठा से संबंधित, बिंबाजी भोसले से संबंधित यहाँ पे प्रश्न 15 अंकों का यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो हमने इस प्रश्न पत्र को देख लिया है कि प्रश्न पत्र के भाग 2 छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है 2-3 विद्यार्थियों के प्रश्न पत्रों के जो आधार पर जो उन्होंने उत्तर लिखा है वो उत्तर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं और उस उत्तर को देखेंगे किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उनका लिखने का तरीका कैसा है, उस पर चर्चा करने के बाद उस पर मॉडल उत्तर कैसा होना चाहिए वो हम एक थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ओके, देखें, पहला आंसर शीट हम लेते हैं, ये उन विद्यार्थी का है जिनको 200 में से 71.5 नंबर जो है मिले हैं। ठीक है, तो एक अलग अलग कैटेगरी वाइज हम आंसर शीट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा भी उत्तर जिन्होंने लिखा है या एक मध्यम तरीके से उत्तर लिखा है या फिर थोड़ा उससे एवरेज से कम अगर परफॉर्मेंस है, तो ये अलग अलग प्रकार के उत्तर पत्र को लेने के पीछे ये मकसद है कि हम बता सकें कि कौन किस तरीके से गलती कर रहा है और कितना अच्छे से कौन लिख पा रहा है। ओके, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास आंसर शीट रहती है पाथ आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज वाले में, और इसमें आपको इस प्रकार से मार्किंग दी जाती है। खास बात यह है कि आपको यहां पर हम जो है फीडबैक भी देते हैं चेक करने के बाद कि आपको किस प्रकार से यहां पर कहां कमी रह गई है और किस प्रकार से उसको बेहतर आप कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं लेखन शैली अच्छी है, निरंतर लेखन अभ्यास करते रहिए, बड़े आंसर में जहां आवश्यक हो मैप डालें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कमी है कैसा है ये एक जो है हम एक पॉजिटिव सजेशन उनको दिया करते हैं ताकि वो अपने आंसर को इंप्रूव कर सकें। ओके, वैसे ही एक प्रश्न पत्र जो है एक उत्तर शीट हमारे पास और है जिसमें यहाँ पे 200 में 99 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, तो कह सकते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी जो फीडबैक जहाँ पे दिया गया है उसके आधार पर देखें तो लेखन शैली इनकी भी अच्छी है। ओके, मैप बनाइए आंसर में और फ्लो चार्ट का भी यूज करें। ये कुछ जो है चेक करने वाले जो सर हैं उन्होंने जो है थोड़ा सा क्या किया यहाँ पे इनके सुधार के लिए आवश्यक रूप से सलाह दिए हैं। ओके, एक प्रश्न पत्र का अगर हम लोग और ले लें उत्तर पत्र सॉरी, तो उसमें हम देखते हैं कि 57 कुछ मार्क्स से आपको मिले हैं और कहाँ कमी है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो देखिए छोटे अंक के प्रश्नों को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। जी हाँ, ठीक है, ये भी आपके लिए भी सजेशन है, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है जिनका ये उत्तर है। ठीक है, ये आपके लिए भी सजेशन है कि जैसे छोटे अंक के कुछ प्रश्न आते हैं तो वहां पर आप उसको कैसे कर सकते हैं, पॉइंट वाइज या बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। ओके, जहां आवश्यक हो वहां मैप बनाइए, फ्लो चार्ट पर काम करें या फिर निरंतर लेखन अभ्यास करते रहिए। ठीक है, यही एक मान के चलिए कि मंत्र है मेंस में अच्छा परफॉर्म करने का। ओके, चलिए अब देखिए तो 3 प्रश्न पत्र हो चुके हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक मॉडल उत्तर किस प्रकार से सही उत्तर लिखना चाहिए, क्या कमी क्या प्लस है क्या माइनस है, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। देखें तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हम पहले ले लेते हैं। चलिए देखेंगे, पहला प्रश्न 2 नंबर का, ओके, खंड 1 से है, यानी कि आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि आप यहां देखें प्रश्न पत्र के इस तरफ में यहां पर आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो आपका लिखा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, और 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है ना। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, यहां पर पटेल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करने की बात कही गई है, मराठा कालीन जो पद है उसके बारे में। देखें कि उत्तर यहां पे क्या आ रहा है। पटेल, यहां पर उन्होंने एक हेडिंग दिया है और फिर डैश करके उन्होंने लिखा है कि यह मराठा कालीन जो पद है, यह मराठा कालीन पद राजस्व वसूली और राजस्व के निर्धारण हेतु सृजित पद था। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत में ही इन्होंने क्या किया है कि इसको स्पेसिफाई किया है कि मराठा कालीन पद है, जैसा कि प्रश्न में भी लिखा है। साथ ही साथ इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि ये पद है तो ये पद किस तरह से इनका काम था या काम का इसका नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी, उसके आधार पे यहां पे इन्होंने लिख दिया है। फिर यह भी लिखा है कि गौटिया के सहायक के रूप में भी होता है। वर्तमान छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अभी भी यह छोटे मोटे कार्यक्रम में धन एकत्रित करने का कार्य पटेल और गौटिया द्वारा किया जाता है। चलिए अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो शब्द सीमा तो यहां पर बिल्कुल सही है कि 4 लाइनों में, यहां पर 3 से 4 लाइनों में हमको लिखना होता है, उतना इन्होंने लिखा है। लेकिन नंबर जो है 2 मार्क्स न मिलकर के तो कितने मार्क्स मिले हैं, 1 नंबर मिला है। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से यहां पर ये 1 नंबर कहां रह गया, क्योंकि लिखा हुआ तो पूरा लग रहा है ना। लेकिन देखिए सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा, जो एक्चुअल जो इसका कंटेंट है उससे बाहर आपको नहीं जाना है ना।
ओके, जैसे कि यदि मैं आपको ये बताऊं, देखिएगा कि ये पटेल के बारे में जो इन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, एक्चुअल कंटेंट से मैच भी होता है। लेकिन उसके बाद ये जो 2 लाइनें यहां पर आ रही हैं कि वर्तमान परिवेश के हिसाब से इन्होंने तुलनात्मक रूप से एक लिख दिया है कि आज भी यह पद है, लाइक ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये सीधे तौर पे जो मुख्य जो विषय के आधार पर, प्रश्न के आधार पर जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कंटेंट इसका अलग है ना। इसमें आपको ये बताना होता है कि पटेल जो है वो मराठा जो ब्राह्मण है ना, उनके लिए जो है मान के चलिए कि संरक्षित होता था, कि केवल उन्हीं को ही पटेल का पद दिया जाता था। तो ये कुछ ऐसे लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं जो रह गई हैं इसमें, जो इन्होंने नहीं लिखा है। ओके, तो सिर्फ लिख देने से नहीं चलता है। इससे सिर्फ आपको मैं बता दूं कि ये जो 2 लाइनें इन्होंने लिखी हैं ये केवल एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, एडिशनल फैक्ट हो गया। आप पहले मुख्य बिंदु को लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगर आपके पास समय बचा है, स्पेस बचा है, तब जाकर के आप एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए। अदरवाइज इस चीज से बचिए, क्योंकि ये केवल और केवल आपके समय को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि ये दूसरे जो आपके समय इसमें जो आपने गवाया वो दूसरे प्रश्न में आपको उतना ही कम समय मिलेगा लिखने में। ओके, चलिए, तो उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 2। उसके बाद फिर हम किसी और उत्तर पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त डिटेक्टरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहां पर यह प्रश्न आया है। अगेन ये 2 मार्क्स का प्रश्न था, लेकिन इनको मिला है केवल 0.5। देखिए जरा कि सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने लिखा है कि 8 डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। ओके, है ना, डिक्टेटर है। उसके बाद देखिए इन्होंने नाम लिख दिए हैं, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे का यहां भी नाम लिख दिया गया है, जो कि गलत है। यहां पर शंकर राव गनोदवाले का नाम आना चाहिए। राधाबाई का नाम प्रमुख रूप से आता है, माधवराव परगनिया, ठीक है, सॉरी माधव प्रसाद परगनिया, लक्ष्मी नारायण हो गए, फिर आपके नारायण मिश्र हर्सुल का नाम यहां पे आ रहा है, ब्रह्मदेव दुबे का नाम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा कि इसमें कमी क्या रह गई है। एक तो ये कि यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि नियुक्त डिटेक्टरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ओके, तो संक्षिप्त विवरण की ये जो बात आ रही है, ओके, इसमें विवरण का मतलब आप क्या समझते हैं? केवल नाम लिख देना? नहीं, यहां पर केवल इन्होंने नाम लिखने का प्रयास किया है कि कितने हैं और कौन कौन थे, जबकि यहां पे बात हो रही है विवरण देने की, यानी कि उनके बारे में कुछ तो आपको बताना होगा। भले 8 के बारे में ना बताएं, लेकिन 1-2 जो कुछ प्रमुख हैं उनके नाम आप बता सकते हैं। आपको यहां पर लिखना चाहिए कि ये जो डिटेक्टरों का विवरण बोला गया है, तो डिटेक्टर की नियुक्ति क्यों की जा रही थी, क्या उसके पीछे मंशा थी, ठीक है, क्या उसके पीछे उद्देश्य था, हो ना। तो इस प्रकार से इन चीजों को लिखा जा सकता है, तब जाकर के पूरा प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ओके, अच्छा, दूसरी बात क्या, यदि देखिए आपने यहां पे नंबरिंग किया है, और नंबरिंग करने के बाद आपने तीसरा नंबर डाल के अचानक से आई डोंट नो व्हाट कि यहां पर इन्होंने जगह छोड़ दी है, स्पेस छोड़ दिया है, तो सीधे तौर पे दिख जा रहा है कि आपको वो नाम याद नहीं आया, आपने नहीं लिखा। भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप वो नंबरिंग दीजिए ही मत, ठीक है, वो तो आपको पता है ना कि क्या लिखना नहीं लिखना है। फिर ऐसा लिख करके छोड़ देने से होगा ये कि वो तो साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ रह गया है। ओके, तो जाहिर सी बात है ऐसे में ज्यादा नंबर कटने के चांस हैं। ओके, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। तो जो आप जानते हैं उसके आधार पर लिखें, और जितना जानते हैं उसके आधार पर लिखिए, ना तो आपको जगह छोड़नी चाहिए और न ही एक्स्ट्रा लिखने का कुछ प्रयास करना चाहिए। पहली बात यह है, क्लियर थी बातें। तो इस वजह से इनको देखिए 0.5 मार्क्स यहां पर दिए गए हैं। ओके, चलिए, तो ये एक प्रश्न पत्र के आधार पर एक विद्यार्थी का परफॉर्मेंस हमने देखा। एक दूसरा एक और हम लोग यहां पे सैंपल ले लेते हैं। ओके, इन्होंने किस प्रकार से उत्तर लिखा है, जरा इसके बारे में बात करें। देखिए, तो इन्होंने लिखा है कि मराठा कालीन सृजित पद पटेल का संक्षिप्त यहां पर टिप्पणी कीजिए। यह हमारा प्रश्न था। ओके, उत्तर किस प्रकार से आ रहा है जरा ध्यान देते हैं। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को दिया जाने वाला पद, ये जिस गांव को मुख्यालय बनाते वहीं गौटिया भी बन जाते। इस गांव के गौटिया उनके अधीनस्थ कार्य करते। राजस्व की वसूली एवं कृषि विस्तार इनका मुख्य कार्य। राजस्व वसूल कर प्रति रुपए 1 आना के दर से अपना कमीशन काटकर शेष खजाने में जमा कर देते थे। यह पद आनुवांशिक नहीं था, ओके, और न ही इसे बेचा जा सकता था। लीजिए भाई, अब ये 4 लाइन में, और देखिए स्पेस भी रह गया है, उसके बावजूद कितना ज्यादा कंटेंट यहां पर दिया गया है। ओके, कितना ज्यादा कंटेंट दिया गया है ना। तो ये आपका 2 मार्क्स में इनको 1.5 मार्क्स यहां पे मिल चुके हैं।
क्लियर इतनी बातें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से यदि आप उत्तर देंगे, ठीक है, तो ये बेहतर से बेहतर प्रश्न का उत्तर आप यहां पे दे पा रहे हैं। ओके, है ना, सब कुछ इसमें लगभग शामिल है। ओके, अभी हम मॉडल उत्तर देखेंगे उसमें और क्या बेहतर हो सकता था। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए कि एक चीज समझ लीजिएगा, जब हम उत्तर लिखते हैं ना, तो हमेशा एकदम से आपको पूरा कथन बनाना है ऐसा मान के मत चलिए। स्पेशली मतलब कि 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में जब आप आते हो तो इसमें आप पॉइंट वाइज बिंदुवार जो है आप उत्तर लिख सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट किया जाए कि हाँ ऐसा होता है, लाइक पूरा एकदम कंप्लीट नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो एकदम टू द पॉइंट बात की गई है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को दिया जाने वाला पद, कॉमा, जिस गांव का मुख्यालय बनाते वहां एक गौटिया भी रखा जाता। ठीक है, ये हो गया, कॉमा लगा दिए। फिर यहां पर तो एक पूरे लाइन में 3, आप मान के चलिए कि 3-4 कंटेंट एक ही लाइन में देने का प्रयास कर दिया गया है। राजस्व की वसूली, कृषि विस्तार, इनका मुख्य कार्य इस प्रकार से यहां पे बताया गया है। ओके, राजस्व वसूल करके फिर इनका कितना बनता था, इनका मान के चलिए कि एक तरीके से मेहनताना या वेतन ये किस प्रकार से हुआ करता था कमीशन के तौर पे, ठीक है, वो इन्होंने लिख दिया है। ओके, तो ये देखिए अभी एक उत्तर हमने देखा और ये उत्तर हमने देखा, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और दोनों में समझ में आ रहा होगा कि वहां पे कितनी सारी कमियां थी और यहां पे कितनी ज्यादा अच्छी बातें सही तरीके से लिखी गई हैं। ओके, चलिए इसके बाद फिर एक उत्तर यहां पर मैं और ले रहा हूं, एक सैंपल पेपर हम और ले लेते हैं अगर इन्होंने लिखा होगा तो। देखिए, मराठा कालीन सृजित पद पटेल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इन्होंने क्या लिखा है, पटेल का पद मराठा कालीन पद था। अब देखो ये जो लाइन इन्होंने लिखा है ना, ये वाली लाइन, अब इससे हमको क्या पता चलता है। देखिए ये लाइन में कुछ नया इन्होंने बताया है क्या, नहीं बताया है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है ना कि ये मराठा कालीन पद था। ओके, ठीक, तो ऐसी बातों से थोड़ा बचिए। कहने का मतलब ये कि प्रश्न में जो पूछा हुआ है उसको उत्तर में फिर से लिखने की बजाय आप टू द पॉइंट जो पूछा है उसको चुपचाप से आंसर करिए। ओके, इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिए विद्यार्थियों, ये बहुत ही छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। ठीक है ना, जो आपको बेहतर उत्तर लिखने का जो है हौसला भी देगी और आपको विश्वास लेकर के आएगी कि हाँ मैं सही लिख रहा हूं या सही लिख रही हूं। ओके, तो जिसका कार्य क्या था, तो जिसका कार्य था लगान का निर्धारण करना। ओके, उसकी वसूली करना। चूंकि पटेल बाहरी व्यक्ति होता था तो जो जनमानस के भावनाओं से जुड़ नहीं पाया और पटेल के संबंध में मिलने वाली निरंतर शिकायतों के कारण जनता के बीच अलोकप्रिय था। लीजिए भाई, ये थोड़ा सा अब यहां पर जो है ना ये दूसरे मोड में चले गए हैं भाई साहब। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि जो पूछा नहीं गया है उसमें मत जाइए। ठीक है, ये एक पटेल के पद पर, उस पद के बारे में ही बात हो रही है, उस पर टिप्पणी करना है, न कि उस पटेल के पद के कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर और क्या जो है उसकी वजह से क्या झेलना पड़ा। इन चीजों को आप अवॉइड करिए। मुख्य बिंदु जो है वो यही है कि पद के बारे में लिखना था, पद के बारे में लिखिए कि पद क्या था, किसको दिया जाता था, उसके कार्य क्या थे, यही तो प्रमुख पॉइंट्स होंगे ना। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न ले लें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त डिक्टेटरों का संक्षिप्त विवरण यहां पर उन्होंने किस प्रकार से लिखा है, देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए छत्तीसगढ़ में 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति की गई थी। जो कौन कौन थे, तो इन्होंने नाम लिख दिया है, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, और लगभग यानी कि इन्होंने बिल्कुल सही नाम लिखे हैं और कुल पूरे आपके 8 नाम इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो लिखा है वो तो बिल्कुल सही है, इसके अलावा जैसे देखो इनसे ना एक गलती हो गई है, इन्होंने एक नाम यहां पे लिखा और फिर उसको काट दिया। ठीक है, तो देखिए काटने का तरीका कैसा है, एक लाइन में इन्होंने काटा है। ओके, इसी तरीके से ही यदि गलती हो जाती है लिखते लिखते, जाहिर सी बात है कभी कभी हो जाती है, हालांकि प्रैक्टिस करना है और अवॉइड करना है कि ऐसी गलती ना हो, लेकिन हो जाती है तो फिर आपको क्या करना है कि इसको एक लाइन में इसी तरीके से काट देना है, ना कि उसको पूरा एकदम से है ना भर दिया आपने पूरी तरीके से और फिर वो देखने में अटपटा लगेगा। ठीक है, तो क्या है ना, चेक करने वाले का जो दिमाग है थोड़ा सा हो सकता है कि ये क्या है। ठीक है, मतलब क्लीन आपका होना चाहिए ना, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। ऐसा आपने देखा होगा खासतौर पे जब हम लोग 8वीं 10वीं का पेपर देने जाते हैं तो उसमें प्रश्न पत्र में ऊपर लिखा होता है स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, है ना। ठीक है, तो खैर स्वच्छता पे अंक नहीं मिलते थे, लेकिन अगर अस्वच्छ है तो फिर नंबर जरूर कट जाते थे। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो ये हमने 3 सैंपल पेपर देख लिए कि किस प्रकार से किसने क्या लिखा है और यहां पे हमने बात की कि किसमें क्या कमी, किसमें क्या प्लस। अब जरा देखते हैं कि इसका एक सही उत्तर यानी कि कंटेंट जो है उसके आधार पर क्या हो सकता है। ओके, देखिएगा
पटेल मराठा कालीन सृजित पद है, ये हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, ओके, है ना। कैसे लिखना है वो मैंने आपको सैंपल पेपर से बताया है, यहां पर हम कंटेंट देख रहे हैं कि क्या किस प्रकार से होता है। तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को यह पद दिया गया था और जिस गांव को वो मुख्यालय बनाते थे वहां के गौटिया भी बना दिए जाते थे और शेष गांव के गौटिया उसके अधीनस्थ रखे गए थे। राजस्व की वसूली और कृषि का विस्तार उसका कार्य था और राजस्व वसूल करके प्रति रुपए 1 आना की दर से अपना कमीशन काट शेष खजाने में जमा करते थे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पूरी तरह से उस प्रश्न के हिसाब से उसकी मांग के आधार पर यह कंटेंट सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हां, अगर इसी में 4 नंबर का पूछ देता या कहता है कि उस पटेल के पद के प्रभाव को बताइए या उसके महत्व को बताइए या किस प्रकार से जो है लोग उनसे पीड़ित थे या क्या था, इस प्रकार से असंतोष का कारण क्या था, ऐसा कुछ अगर प्रश्न पूछता तब आगे हम लोग कुछ और इसमें लिख दिया करते, ठीक है। लेकिन ये प्रमुख कंटेंट है, इतना लिखिए और बस करिए, ओके। चलिए अगला जो प्रश्न हमने डिस्कशन किया था उसके आधार पर यदि देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त डिटेक्टरों के बारे में बात करिए, ठीक है। तो देखिए कंटेंट वही है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए एक तो आपका ये कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, कितने थे तो 8 थे, कौन कौन थे उसके नाम यहां पर हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये एक कंटेंट यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको कुछ चीजें और बता दूं, है ना। जैसे कि आप लिख सकते थे कि इनमें से प्रथम नियुक्त होने वाले डिटेक्टर कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, है ना। फिर आप बता सकते थे कि इन्होंने जो है वो क्या किया था, पेशावर दिवस जो है मनाया था, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि और पॉइंट्स इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें उनसे संबंधित जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रमुख रूप से संचालित करने के लिए, ओके, और लोगों को और जो है प्रोत्साहित करने के लिए कि आप जो है इस आंदोलन से जुड़े, ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य से ये डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई थी। ऐसा आप इसमें, चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसमें क्या ऐड कर सकते थे, जो है उद्देश्य को ऐड कर सकते थे आप कि इनका उद्देश्य क्या था इनकी नियुक्ति का, उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते थे, तो इससे और एक अच्छा आंसर यहां पे बन जाता, ओके। चलिए उसके बाद फिर देखें तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए हैं और अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स के जो उत्तर हैं वो बच्चों ने किस प्रकार से आंसर दिए हैं और उसका क्या सही उत्तर किस तरीके से होना चाहिए, ओके। देखें पहला सैंपल पेपर लेते हैं हम लोग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 60 शब्दों की यहां पर सीमा है, ओके, और उसके आधार पर क्या उत्तर लिखा गया है। देखिए पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, शक्ति रियासत में हुए किसान आंदोलन पर चर्चा करें, ओके। देखते हैं कि यहां पर क्या उत्तर हमको देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी ने लिखा है शक्ति रियासत, डैश करके इन्होंने लिखा है। लगभग इसमें देखिएगा कि ये इसी टाइप से इन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि जो पूछा है उसको लिख करके एक हेडिंग बना करके डैश डाल दिया है, फिर आगे लिख रहे हैं, ओके। चलो किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर देखिए, लेकिन यदि आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, यानी कि डायरेक्ट यहां से आप आंसर करना चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो पूछ रहा है वही तो आप लिखोगे, क्लियर है, ठीक है। तो वैसे ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो देखिए यह राज्य की सबसे छोटी रियासत थी, चलिए बहुत अच्छे। यह रियासत राजगोंड शासकों से संचालित थी। शासक का नाम इन्होंने लिख दिया है, लीलाधर सिंह के शोषणकारी नीति से किसान असंतोष थे और उनसे अधिक लगान वसूली किया जा रहा था। इस हेतु शोषणकारी नीति के विरुद्ध इन्होंने शक्ति रियासत में किसान आंदोलन जो है यहां पर हुआ था, ओके। तो इतना यहां पर इन्होंने लिखा है और इसके अलावा हाँ, फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे स्पेस छोटा हुआ है और भी इनको लिखा जा सकता था कि क्या कारण था, और भी कारण थे क्या, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है जितना इनको जानकारी थी उसके हिसाब से प्रमुख जो बिंदु है उसको यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, ओके। तो इस वजह से इनको जो है 4 मार्क्स के इस प्रश्न में लगभग जो है 1.5 यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है, ओके। तो ये नंबर कटे हैं इनके, है ना। फिर देखिएगा अगला एक सैंपल पेपर लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, शक्ति रियासत में हुए किसान आंदोलन पर चर्चा करो, वही प्रश्न आपका। तो किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत अच्छी बात है, जो कि आपके पिछले प्रश्न पत्र में आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है। जो आपने इसके पहले जो सैंपल पेपर देखा आंसर शीट उसमें नहीं था, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने नवंबर 1947 में ये हुआ है ऐसा एक मेंशन किया है, यानी कि तिथि का यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, जो कि प्लस है। वहीं के स्थानीय निवासियों में इनका नेतृत्व हुआ था, जिसका जो कारण था वो तत्कालीन शासक लीलाधर सिंह के शोषणकारी कृषि नीति के थी, ओके। शक्ति रियासत के भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन
जारी रहा था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया है कि इन्होंने एक बैकग्राउंड बता दिया है कि कौन थे और किन्होंने नेतृत्व किया था और किसकी वजह से ये हुआ और आगे कब तक ये जारी रहा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने एक पैराग्राफ बना करके इसका उत्तर लिखा है। फिर अगले इसमें आते हैं तो इन्होंने लिखा है स्वतंत्र भारत का पहला किसान आंदोलन कहलाया। ओके, क्योंकि यह रियासत बनने के बाद यहाँ किसानों पर अत्याचार होते रहे और इन्होंने इनके विरुद्ध आंदोलन किया और कहीं ना कहीं उस समय लीलाधर सिंह की स्थिति ब्रिटिश शासन में सुदृढ़ होने के कारण इसमें आंदोलन को दबाया गया, लेकिन किसानों ने भी हार नहीं मानी और आंदोलन के विलीनीकरण के बाद भी जारी रखे। ओके, तो इस प्रकार से इन चीजों को इन्होंने लिखा है। ओके, एक चीज यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रही है कि कंटेंट तो इनका ठीक है जो इन्होंने दिया है, लेकिन जैसे नंबर वहां पे कटा है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक ये कि जैसे यहाँ पर और भी स्पेस था, कहने का मतलब ये है कि जो जितने शब्द सीमा में इनको लिखना था उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर है और भी इसमें लिखा जा सकता था। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें होती हैं जिससे हमको बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? पुनरावृत्ति से बचनी चाहिए। ठीक है, बार बार यदि उसी चीज को आप लिखेंगे तो इससे केवल समय जाता है, आप कोई एक्स्ट्रा कंटेंट उसमें नहीं दे रहे हो अगर कोई एक ही चीज को आप 2 बार लिख देते हो। ठीक है, तो उससे आप बचिए। इन्होंने ऊपर लिखा कि विलीनीकरण के बाद भी ये कृषक आंदोलन जारी रहा। यहां पर भी वही चीज यहां पे हमको मिल रहा है, विलीनीकरण के बाद ये जारी रहा। ओके, ठीक है, यहां पर ऊपर में एक बार हमने लिख ही चुका है कि लीलाधर सिंह के शोषणकारी कृषि नीति के कारण थी। यहां पर फिर से वही स्थिति हम यहां पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो कुछ नया नहीं दे रहे हैं, जो इन्होंने 3 लाइन में ऊपर लिखा था उसी को थोड़ी से क्या कर दिए, इसकी व्याख्या कर दी है बस। ओके, तो इससे हमको क्या करना है, थोड़ा सा बचना है। और इसी वजह से कंटेंट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारा लिख दिया है, ज्यादा कंटेंट दिया है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो वही चीजें इन्होंने जो पहले पैराग्राफ में लिखा है वही यहाँ पे रिपीट हो गया है। इस वजह से इनका कहीं ना कहीं जो नंबर है वो क्या हो गया, कट गया है। ओके, तो देखते हैं जरा कि इसका एक सही उत्तर या सही कंटेंट वाइज क्या है। तो कंटेंट आपके सामने है, इसके आधार पर आप अपना उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं जरूर लिखिएगा और प्रयास करिएगा कि आप बेहतर लिख सकें, अपने शब्दों में लिख सकें। ओके, देखिए शक्ति रियासत किसान आंदोलन पर चर्चा करने की बात हुई है। ठीक है, चर्चा करना है। चर्चा करने का मतलब क्या होता है कि जो भी उसके बारे में आप जानते हैं बस लिख दीजिए। ओके, है ना। तो यहां पर आप क्या जानते हैं जरा देखें। तो ये बुलेट पॉइंट के हिसाब से हमारे पास 1 2 3 और ये 4 है ना, ये 4 पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स में इसका उत्तर दिया गया है। तो आप बिंदुवार भी लिख सकते हो, पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 7 से 8 लाइन यहाँ पे मिल जाती है लिखने के लिए। ओके, चलिए शक्ति रियासत के तत्कालिक शासक कौन थे, वो नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, लीलाधर थे, है ना। तो ये नाम आपको मिल गया। देन लीलाधर की कृषि नीति से कौन कौन परेशान था, इसको यहाँ पे बताया गया है कि गोटिया व किसानों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, जैसे उसमें लेकर लिखा था ना कि आम लोग परेशान थे, है ना, तो उसकी जगह पे थोड़ा सा और स्पेसिफाई हमने कर दिया कि गांव के जो गोटियां हैं और जो आपके किसान हैं उन लोग भी क्या थे, असंतोष उनमें था। और इस असंतोष का मूल कारण क्या था, वो ये था कि कुछ गोटियों को बेदखल कर दिया गया था। ओके, और जो जिसके कारण तीव्रता से असंतोष फैलने लगा। ठीक है, देखिए गोटिया जो है वो आपका क्या है, गांव में कहना चाहिए कि रिवेन्यू या क्या कहेंगे उसको, राजस्व जो इकाई है उसके तौर पे, उसके प्रमुख के तौर पे काम करता था। ठीक है, तो गोटिया का काम जो है वो राजस्व वसूली करना, है ना, पटेल के सहयोग से, इस तरीके से वहां पर चीजें हुआ करती थी। ओके, तो ये जो कुछ गौटिये हैं उनको क्या कर दिया गया था, उनके पद से हटा दिया गया था। और इस वजह से भी किसान और गौटिये ये दोनों मिल करके क्या कर रहे थे कि इसके खिलाफ जो है आवाज उठाने का प्रयास उन्होंने किया, जिसको हम आगे किसान आंदोलन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी पुराने गौटिये थे, है ना, उन्होंने खेतों की फसल काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको बेदखल तो कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने खेतों से फसल काटना चालू कर दिया। और फसल काटने की रिपोर्ट जो है वो थाने में की गई। रियासती प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने फसल काटने वालों पर चोरी का आरोप लगा करके जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब भाई उनको पद से हटा दिए हो तो अपने घर में काम करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उन पर चोरी का आरोप लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो देखिए, चर्चा करने की जब बात होती है ना, तो पूरा विस्तार से आप सब चीजों को लिखो कि क्या क्या किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ। सिर्फ ये लिख देने से नहीं चलेगा कि उसके कारण असंतोष था और इस वजह से किसान आंदोलन हुआ। मेन क्या क्या पहलू थे उन सबको विस्तार से आप बताइए। ओके, है ना। ठीक है, जैसे आप दोस्त यारों से चर्चा करने जाते हो तो चर्चा करते हो तो सारी बातें तो करते ही हैं आप, है ना, तो किस प्रकार से चर्चा करते हैं, बस वही चीजें आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए और उसको लिखिए उत्तर को। ओके,
फिर देखिए कब हुआ वो हमने बता दिया, 29 नवंबर 1947 को आम सभा का आयोजन हुआ और जितने भी बेदखल किए गए थे गांव के किसान और अन्य लोग उपस्थित हुए। रियासत की कृषि नीति की जमकर वहां पर आलोचना की गई, बंदियों की रिहाई की मांग की गई। ठीक है, और फिर समाप्त करने के लिए आंदोलन को गौटियों किसानों को रिहा किया गया, उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई। परिणामतः कृषक आंदोलन कम नहीं हुआ और वह राज्य विलय के पश्चात भी चलता रहा। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से देखिए, जब भी कोई आंदोलन के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो क्या क्या पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो पॉइंट्स हो सकते हैं कि आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, पृष्ठभूमि के बारे में जब आप बताएं तो उसके संबंधित कारणों पर आप चर्चा करें। ओके, कोई आंदोलन जब होता है तो उसका नेतृत्व करने वाले कौन है, नेतृत्वकर्ता के बारे में बताइए। ओके, यह आंदोलन कब हुआ और कहां हुआ, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करें। ओके, और उस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ या किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा था वो आप बताएं, और उसके आधार पर फिर आप बताएं कि अंत में क्या हुआ, परिणाम किस प्रकार से रहा, निष्कर्ष क्या निकला आंदोलन करने का। ठीक है, तो इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर अपना प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास आप करिए। ओके, चलिए, तो ये एक प्रश्न जो 4 नंबर का था, किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था, कैसे करना था, वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। और अब हम लोग बात करते हैं कि 8 अंकों का प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर कैसे लिखा गया बच्चों के द्वारा और कहां पर आप अच्छा लिख सकते हैं। देखें, 8 अंकों का प्रश्न यानी कि आपका 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है ना। तो प्रश्न एक ले लेते हैं, देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने लिखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ओके, देखिए उत्तर किस प्रकार से है। तो संक्षिप्त टिप्पणी करना है और 8 मार्क्स का यानी कि 100 शब्दों में लिखना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे और क्या लिखना चाहिए वो आप देखते चलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह हुए, उनका नाम इन्होंने लिख दिया है। ओके, लगभग इन्होंने 6 नाम यहां पर लिखे हैं। ओके, फिर इन्होंने लिखा है सत्याग्रह यह सभी 1930 के राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। ओके, चलिए ये इन्होंने लिख दिया। उसके बाद फिर देखें राष्ट्रीय आंदोलन से उसकी तुलना कर दी कि किससे जुड़ा हुआ था ये, है ना। फिर जितने भी नाम इन्होंने लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने 1-2 लाइन में क्या किया है, डील किया है। ओके, तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट लिखा, किस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है जरा देखें। तो जंगल में प्रवेश ना देने से और जंगल में पशु चारण के मना करने पर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले ने विरोध किया था। अंत में कुर्क पशुओं को छोड़ दिया गया। ओके, देखिए 8 मार्क्स का है, 100 शब्दों में लिखना है, बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा जितना जो है प्रिसाइज हो सकता है, जितना संक्षिप्त हो सकता है, उस आधार पर उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बहुत ज्यादा व्याख्या करने के लिए यहां पर जगह नहीं है। ओके, तो जितना इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही है ना। एक कारण इन्होंने बता दिया है, ठीक है, क्यों हो रहा था, तो कारण के साथ साथ यहां पर इन्होंने नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे वो बता दिया, और अंत में किस प्रकार से ये आपका हुआ थोड़ा सा परिणाम या निष्कर्ष के तौर पे वो थोड़ा सा इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ओके, फिर अगला नाम आता है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। इसमें डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया है कि इनकी मृत्यु हो गई थी, नेतृत्व कौन किया वो इन्होंने बता दिया है। ठीक है, शॉर्ट में देखिए, पूरा कथन नहीं लिखा है, केवल शॉर्ट में यहाँ पे इनको लगा कि स्पेस और ज्यादा नहीं बचेगा अगर मैं व्याख्या करूंगा तो इन्होंने क्या किया, नेतृत्व डैश छोटेलाल श्रीवास्तव, बस इतना नाम इन्होंने लिख दिया है। तो ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर देखें लभरा जंगल सत्याग्रह, इसमें इन्होंने नाम लिखा अरिमर्दन गिरी की गोंड जनजाति के द्वारा विरोध हुआ। तमोरा में इन्होंने नाम लिख दिया है, ये 3-4 नाम इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और फिर यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन और इन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया है, व्याख्या कर दी है कि दयावती ने MP दुबे को थप्पड़ जो है जड़ दिया था। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑफिसर थे उस समय वहां पर नियुक्त हुए थे, है ना, उनको। तो ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि प्रयास किया है इसको लिखने का। ओके, यहाँ पे और क्या किया जा सकता था, अन्य सत्याग्रह का भी उल्लेख करें। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल मुख्य रूप से 3-4 जो लिखा हुआ है बस उतना ही लिखा है इन्होंने, जबकि ये और लिख सकते थे, है ना। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना होगा। लिख सकते थे मतलब क्या है कि जैसे इन्होंने जो लिखा है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्पेस इन्होंने ज्यादा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको कम अगर किया जाए तो जितना कंटेंट को देना है वो दिया जा सकता है। ठीक है, आप और पास लिखिए ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा इतना स्पेस इन्होंने लिया है एक छोटे से वर्ड के लिए, ठीक है, जिसको और कम किया जा सकता है। ओके,
तो थोड़ा सा लिखते लिखते वो आपको प्रैक्टिस में आएगा, एकदम से नहीं होगा विद्यार्थियों, उससे घबराना नहीं है, बस आप लिखना चालू करो, ठीक है ना, जो पहली बार लिख रहे हैं। और अगर मेंस की आंसर राइटिंग मेंस इस बार आप देने वाले हैं, तब तो मुझे लगता है कि इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो बिल्कुल मतलब प्रो लेवल में चले जाएंगे आप, ठीक है। तो ऐसा आप करिए, ये वीडियो सेशन केवल आपके लिए है, ठीक है, किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो, है ना। और हम चाहेंगे कि आप फिर उस पद पर जाएं जिस पद के लिए आपने सपना देखा है। ओके, चलिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। और यहां पर यदि हम एक उत्तर और देख लें यहां पर, तो देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि दौरान जंगल सत्याग्रहों में सबसे पहला गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह था, जो पानी के लिए कर्म वृद्धि और मवेशियों को आरक्षित वन में विचरण के लिए छोड़ने पर उनको कांजी हाउस में डाल दिया गया और विक्रय की बात कही गई। यहाँ लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। देखिए बहुत विस्तार से इन्होंने पूरा इस जंगल का पहला जो आपका गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह है उसको पूरा लिखा है। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गट्टा सिल्ली के बारे में ही पहला एक जंगल सत्याग्रह के बारे में इन्होंने 4 लाइन यहाँ पे कवर किया है। उसके अभी दूसरा आता है रुद्री नवा गांव, ठीक है। रुद्री नवा गांव के बारे में भी इन्होंने वैसे ही लिखा है। देखिए कब हुआ, है ना, कारण क्या था, किसने किया, नेतृत्वकर्ता कहां पर हुआ, ठीक है, क्या किस तरीके से वहां पर जो है सरकार के खिलाफ इन लोगों ने सत्याग्रह किया, वो पूरा यहाँ पे नेतृत्वकर्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह, इसको भी विस्तार से इन्होंने लिखा है। और उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ पे और लिखा। तो देखिए इन्होंने पूरा क्या किया है, 3 जंगल सत्याग्रह को लिया है और तीनों जंगल सत्याग्रह को थोड़ा बहुत ज्यादा विस्तार से बताने का प्रयास इन्होंने किया है। ओके, और इसके अलावा इन 3 जंगल सत्याग्रह के अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं लिखा। लाइक कम से कम ये हो सकता था कि जैसे कि अगर 7-8 हमारे पास पॉइंट्स होते हैं तो आप हमेशा कोशिश करिए कि शुरू के 1 या 2 को या प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उनको आप विस्तार से लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा तो हम नहीं लिख सकते, ये चेक करने वाला भी जानता है, लेकिन 1-2 को पूरा विस्तार से लिख सकते हैं। और जब ऐसा आप कर देते हैं उसके बाद फिर देखिएगा कि कितना स्पेस बचा है, उसके आधार पर बाकी जो पॉइंट्स आपके पास है उसका केवल नाम लिख दीजिए, है ना, तो ज्यादा बेहतर होता, तब इनको पूरे नंबर मिलते हैं। क्योंकि देखो जितनी इन्होंने लिखा है उसके हिसाब से इनको 3 नंबर मिल गए, लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स छूट गए हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं थी कि पूरे तीनों को आपको विस्तार से लिखते, है ना, 1 को लिख देते, 2 को लिख देते और फिर बाकी में नाम लिख करके उनके नेतृत्वकर्ता का नाम लिखते, है ना, कहां हुआ वो लिखते, कब हुआ वो लिख देते, भले कारण ना लिखते, लेकिन इतना अगर लिख देते तब कहीं जाकर के एक अच्छा नंबर जो है यहां पे इनको मिल सकता था। ओके, है ना। तो इस आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास आप लोग करिएगा। ओके, चलिएगा। तो यहां पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो डिस्कशन तो हो ही चुका है किस प्रकार से लिखना है। यदि आप देखें कि देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह पर टिप्पणी करना है, तो हमने क्या किया, देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ा सा और पीछे जाके लिख रहे हैं। कैसे कि इलाहाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, वहां पर उसमें यह निर्णय लिया गया कि जिस स्थान पर नमक बनाने की सुविधा नहीं है, मतलब जो स्थान समुद्र के किनारे नहीं है लेकिन वहां जंगल है, तो वहां हम क्या करेंगे, जंगल कानून को तोड़ा जाएगा, जंगल कानून के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। इस प्रकार से तय हुआ कि हम जंगल सत्याग्रह करेंगे। तो ये किसमें हुआ, इलाहाबाद की कार्य समिति में। ऐसा शायद कोई नहीं लिखेगा। ओके, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा कि कैसे इसकी शुरुआत किया जाए। फिर ब्रिटिश शासन ने क्या किया, वन्य सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा था। रायपुर जिले में जंगल सत्याग्रह मुख्यतः धमतरी और महासमुंद तहसीलों में एक केंद्रित था। ये हमने एक कार्य क्षेत्र बता दिया। किसका कार्य क्षेत्र, यानी कि ये जो जंगल सत्याग्रह है वो किस एरिया में हुआ, कहां पर ज्यादातर देखा गया ये प्रभाव, ऐसा। फिर 1927 के वन अधिनियम के अंतर्गत सत्याग्रह पर व्यापक कार्यवाही की गई और आंदोलन के दौरान जो हुए, है ना, वो यहां पर आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कहां पर हुआ। एक टेबल फॉर्म में हमने ऐसा बना दिया है, ये केवल कंटेंट देने के लिए है। आप चाहे तो टेबल फॉर्म में बनाएं, चाहे तो पैराग्राफ वाइज लिखें, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप लिख सकते हैं। ओके, या फिर चाहे तो आप बुलेट पॉइंट में बना दीजिए तो भी चलेगा। लेकिन एकदम से जैसे लॉन्ग आंसर होते हैं तो शुरुआत से ही एकदम बुलेट पॉइंट बना करके लिखना वैसा अच्छा नहीं लगता। उसमें थोड़ी सी भूमिका बांधिए, उसके बाद फिर कुछ बिंदुओं पर उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। ओके, चलिए। और फिर यदि यही चीज जो है आखिर में आप कंक्लूड भी कर सकते हो, निष्कर्ष भी कुछ लिख सकते हो तो और अच्छी बात है ना, जो अभी तक किसी ने नहीं लिखा था। 2 पेपर हम लोगों ने देखा था उसमें। ओके, कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद फिर ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो फिर छत्तीसगढ़ में भी ये जो आंदोलन है लगभग क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन चूंकि सरकार के द्वारा समझौतों की शर्तें उचित रूप से पालन नहीं की गई, न मानी गई, इस वजह से फिर बाद में आप देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण भी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इतना नहीं जाएंगे, लेकिन यहां तक भी लिख देंगे तो चलेगा आपका, यहां तक। ओके, क्लियर है।
तो लॉन्ग आंसर में हमेशा प्रयास करिए कि आप मुख्य बिंदु जो है उसको लिखने से पहले कुछ भूमिका, कुछ पृष्ठभूमि बताइए, उसके आधार पर मुख्य बिंदुओं को बताइए और उसके बाद फिर नीचे आप क्या करिएगा, एक निष्कर्ष या कंक्लूजन वाला पार्ट भी उसमें आप इंक्लूड करिए। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो 15 मार्क्स यानी कि सबसे लॉन्ग आंसर वाला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, देखें 15 नंबर के जो प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। ओके, जिसमें से आपको 175 शब्दों में आपको उत्तर देना था, है ना। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न हमारा, मराठा शासक बिंबाजी भोंसले के जमींदारों के साथ संबंध का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। ओके, देखेंगे कि क्या इन्होंने लिखा हुआ है। 2-3 सैंपल पेपर लेते हैं और फिर मॉडल उत्तर क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। मराठा शासक बिंबाजी भोंसले प्रारंभ में छत्तीसगढ़ से अलगाव महसूस करते थे, परंतु कुछ समय बाद उन्हें छत्तीसगढ़ से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। चूंकि बिंबाजी प्रजा हितैषी और उदार थे, इस हेतु प्रजा और शासक में एक मधुर संबंध था। जमींदारों से संबंध, और उसके बाद फिर उन्होंने जमींदारी में के नाम लिख दिए हैं, कांकेर, है ना, धमधा, ओके, और पेंड्रा, ये इन्होंने लिखा है। ओके, 2-3 नाम लिखे हैं और फिर उन्होंने फिर से क्या बताने का कोशिश किया है भाई, बिंबाजी भोंसले जी का प्रशासनिक संबंध अच्छा होने के कारण लगभग सभी जमींदारों से मधुरता का संबंध था तथा ये जमींदारों को अपनी सेना रखने का अधिकार प्राप्त था। बिंबाजी भोंसले द्वारा जमींदारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की नीति उनके जमींदारों के बीच संबंध में धारा प्रवाह सरलता बनाए हुए रखता था, अपितु कुछ जमींदारों से समय समय पर विरोध, राजस्व को लेकर के मतभेद, है ना, ये सब होने का हुआ। ठीक है, ओके, प्रशासनिक सहजता के साथ व्यवहारिता, सरलता दोनों पक्षों को स्वतंत्रता प्रदान करता था। ओके, देखिए इसमें प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो उत्तर में प्रमुख बिंदु जो है ना वो गायब है। ओके, बहुत ज्यादा इसमें मेन कंटेंट पर फोकस नहीं किया गया है, बजाय इसके की कहानी लिखने के। ठीक है ना, कि सहजता, सरलता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ इनके पास लिखने के लिए नहीं था। ओके, तो इन चीजों से हमको बचना है। ओके, मुख्य बिंदु पर ध्यान दीजिए, जितना आपको पता है उसके हिसाब से लिखिए। जैसे कि केवल कांकेर, धमधा, बस इतना ही लिख दिया इन्होंने, है ना। अन्य जो जमींदारी है प्रमुख रूप से खैरागढ़ जमींदारी, राजनांदगांव खुज्जी जमींदारी, है ना, कांकेर की जमींदारी, ओके, वो सब इसमें प्रमुख रूप से थोड़ा सा विस्तार से इनको लिखना था। ओके, जैसे कांकेर में इन्होंने क्या लिखा, रियासत को राजस्व के रूप में क्या घोड़े देने की सहमति। ओके, तो ये थोड़ा सा जो है और अच्छे तरीके से इसको लिखा जा सकता था, जिसको इन्होंने एक लाइन में ऐसे निपटाने का प्रयास किया है। ओके, अगर मैं कहूं तो, है ना, तो वैसा निपटाने वाला काम अपने को नहीं करना है। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रॉपर आपके पास जगह है, प्रॉपर आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त रूप से अवसर है, तो आपको उस चीज को भुनाना पड़ेगा और बेहतर तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, अब 15 नंबर के प्रश्नों में मैं आपको बता चुका हूं पहले के कुछ सेक्शंस में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो है प्रयास करते हैं कि हम जो उत्तर लिख रहे हैं, ओके, उसमें क्या करें कि जो 15 नंबर के प्रश्न हैं उसको 3 हिस्सों में आप बांट दीजिए। ओके, पहले आप थोड़ी सी भूमिका बनाइए, प्रस्तावना बनाइए। ओके, उसके बाद फिर मुख्य बिंदु आप लिखें और फिर उसके बाद जो है आप निष्कर्ष की तरफ आइए। ओके, ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य रूप से जो भूमिका और निष्कर्ष वाला जो पॉइंट है वो आपका 10% होना चाहिए पूरे उत्तर का, और 80% जो है आपका मुख्य बिंदु होना चाहिए। ओके, क्लियर है। और फेकोलॉजी तो भैया बिल्कुल ना चले, ठीक है, वैसे सबसे बचना है आपको, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई हैं। अगला एक उत्तर यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें अगर बात करें तो क्या इन्होंने लिखा है, विस्तृत मूल्यांकन करना है, ऐसे यहाँ पे कहा गया था। 7 मार्क्स इनको मिले हैं 15 में, और मैक्सिमम अगर देखा जाए, बहुत अगर अच्छा उत्तर हो गया ना तो 15 में 10 से 11 नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, पहले राउंड की अगर मैं बात करूं तो जो टेस्ट सीरीज में होता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि इसमें और अच्छा करने का गुंजाइश रहे और विद्यार्थी जो है थोड़ा सा, है ना, उत्साहित हो कि हाँ हमको और अच्छा लिखना है। ठीक है, अच्छा लिखना है, इस वजह से इनमें हम कोशिश करते हैं कि कम नंबर दें। ओके, देखिएगा, जमींदारों के साथ विस्तृत मूल्यांकन करना है तो बिंबाजी भोंसले के बारे में यहाँ पर बात आ रही है। जमींदारों के से संबंध सहानुभूतिपूर्ण था। 2 मुख्य शर्तें स्वीकार करने को कहा गया, एक आपका टकोली पटाना और दूसरा अधीनस्थ रहना। ठीक है, और जो जमींदार इसका विरोध करते थे उसका एक कठोरता पूर्वक क्या करते थे, दबाया जाता था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने काफी अच्छा और प्रिसाइसली जो है ना शॉर्ट में इन चीजों को कहने का प्रयास किया है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर जब आप प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
उसके बाद फिर क्या करिए कि दो भागों में बटी थी, ये इन्होंने बता दिया, जमींदारी क्षेत्र और खालसा क्षेत्र दोनों के बारे में विस्तार कर दिया है। और उसके बाद फिर इन्होंने फिर जमींदारों के साथ क्या संबंध था उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे जमींदारी क्षेत्र में क्या क्या था, तो प्रमुख रूप से इन्होंने जो लिखा है, खैरागढ़ के बारे में लिखा है, सबसे ज्यादा टकोली इन्होंने दिया। कांकेर के बारे में लिखा है कि नगद राशि नहीं दी बल्कि 500 अश्व सैनिक की सहायता, यानी कि सैनिक की सहायता दी। ओके, ये एक लिखने का तरीका बिल्कुल सही है ना। संबलपुर के बारे में लिखा है कि इन्होंने इतना टकोली प्राप्त होता था। कोरबा के बारे में लिखा है कि जमींदार बिंबा जी का विरोध करते थे, अतः उन पर आक्रमण करके उनसे इतने रुपए का दंड दिया और जमींदारी जब्त कर ली गई थी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, और जब्ती का ये एकमात्र आपका मामला यहां पर सामने था। सरगुजा के बारे में लिखा है, धमधा के बारे में लिखा है। ओके, यानी कि इनके पास पर्याप्त कंटेंट है जो इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। चांग बखार के बारे में भी लिख दिया। उसके बाद फिर इतना प्रमुख रूप से लिखने के बाद फिर से ये निष्कर्ष वाले क्षेत्र में आ चुके हैं और इस पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया है कि ऊपर जो इन्होंने लिखा है उसका एक सार हमको देखने को मिल रहा है कि बिंबा जी के साथ जमींदारों के संबंध जो थे वो सौहार्दपूर्ण थे, सब अपनी स्वेच्छा से कुछ टकोली एवं कुछ सैनिकों की सहायता प्रदान करते थे। ओके, तो ये जो लिखने का तरीका है ये काफी अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, काफी अच्छा इन्होंने लिखने का प्रयास यहाँ पर किया है। ओके, आप प्रश्न को एक बार पढ़ सकते हैं, उत्तर को सॉरी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और चलिए, एक सही उत्तर क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या और हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। देखें, तो फिर से वही चीज है कि शुरुआत में हमको एक भूमिका बनानी थी कि क्या कैसा। तो जमींदारों के साथ बिंबाजी भोसले के संबंध अच्छे थे, किंतु जमींदार जो टकोली अदा करने में आनाकानी करते थे और समझौते को नहीं मानते थे, उनको कठोरतापूर्वक दमन किया गया, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। आंतरिक मामलों में संबंधित जमींदारों को स्वायत्तता प्रदान प्राप्त थी, किसके द्वारा, बिंबाजी भोसले के द्वारा। चलिए, उसके बाद फिर प्रमुख रूप से कौन कौन सा है वो सब यहाँ पे नाम लिखे हुए बुलेट पॉइंट्स बना करके, धमधा, खैरागढ़, कांकेर, कोरबा, चापा, पंडरिया, चांग बखार, 7 नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। फिर आपका सरगुजा, बस्तर, ये सभी नाम यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने प्रश्न के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। ओके, चलिए, तो ये जो आपने आज देखा, ठीक है, ये जो है आपका हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष रूप से ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है। आज ये टेस्ट नंबर 4 हमने कवर किया है और टेस्ट नंबर 4 के तहत ये आपका जो है पहला सेशन था और जिसमें आज छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास ये हमने विषय लिया। आगे और भी जितने भी हमारे टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज हम जो हैं अगले सेशंस लेकर के आने वाले हैं, जो कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे सेशंस और आपको चाहिए तो बिल्कुल दिल खोल के लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्या इसमें और अच्छा हम कर सकते हैं या फिर कौन से टॉपिक हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मेंस के फॉर्म में उसको हम एक्सप्लेनेशन लेकर के आएं, तो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे सेशंस जो आपको आपकी तैयारी को मजबूत करे, आपको लक्ष्य की तरफ लेकर के जाए, वो सेशंस जब भी आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर और इस तरीके से आप जो है टाइमली ये वीडियो सेशन प्राप्त कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सुना और नेक्स्ट सेशन में भी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।